नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज से हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। और ये जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए, जो कि आपकी प्रस्तावित है। 19 जून को आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर हम टॉप 25 महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पर हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसी तरीके से और भी टॉपिक, जैसे कि आपका ग्राम समाज हुआ और हिंदी हुआ, तो उसके भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द हम आपके लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर आप लोग। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से लिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। लगभग हर सेट में आपको 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, और बाकी जो है आपके स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा 100 दिनों के पठन अभियान पढ़े भारत की जो है शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला है सर्बानंद सोनोवाल, दूसरा दिया है धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा दिया है रमेश पोखरियाल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पढ़े भारत जो है ये पठन अभियान है एक, इसकी शुरुआत की गई है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं। इनके द्वारा यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगर बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो इसका प्रारंभ हुआ था फरवरी 2019 में। फरवरी 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कानपुर में, मेरठ में, मथुरा में या फिर गोरखपुर में? तो इसकी आधारशिला रखी गई है मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त भारतीय राज्य बन गया है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो पहला जो है एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त यहाँ पर पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन शायद आप लोग पहली बार यहाँ पर देख रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को, 7 जनवरी को, 8 जनवरी को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर बात करें विश्व युद्ध अनाथ दिवस की, तो ये मनाया जाता है हर साल 7 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी, 7 जनवरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये करंट का। कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जो कागज रहित न्यायालय बन गया है? उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, केरल का या फिर तमिलनाडु का? तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि केरल ही ऐसा एक राज्य है जो कि यहाँ पर ऐसा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से ऑपरेशन खात्मा क्या है? ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आरसी गंजू, अश्वनी भटनागर, किरण बेदी या फिर ए और बी दोनों? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ए और बी दोनों, यानी कि आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर, इन दोनों के द्वारा ये जो है ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, और ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ हो चुके हैं। और यहाँ पूछा गया है कि भारत की काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास के लिए, गेहूं के लिए, धान के लिए या फिर गन्ने के लिए? तो काली मिट्टी की अगर बात करें तो ये जो है उपयोगी होती है कपास की फसल के लिए। तो कपास इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कपास की तो कपास का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये होता है गुजरात में, और लगभग जो है भारत का 60% जो है जो कपास का उत्पादन है ये केवल 3 राज्यों में होता है। एक हो गया आपका गुजरात, एक हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और एक हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर 3 राज्य मिलकर जो है लगभग 60% कपास का उत्पादन करते हैं और कपास से ही जो निर्मित वस्त्र होते हैं वही जो है सूती वस्त्र कहलाते हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मिल चुकी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठे हों, पेपर दे रहे हों, तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ लें। और यहाँ पर जो है पूछा गया है कि पहली भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम दोनों क्वेश्चन आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी पहली, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। तब आपको यहाँ पर सरोजनी नायडू आंसर देना होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है या फिर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो धन संबंधी विधेयक होता है ये जो है प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धन संबंधी जो विधेयक होता है ये आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आ जाना चाहिए। आपको पता होगा कि लोकसभा में जो है सदस्यों की जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने की, वो होती है आपकी 25 वर्ष। और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं जो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होगी तो ये भी कितनी होगी? 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? 1861, 1867 या फिर 1892? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1892 के जो है अधिनियम के अंतर्गत जो है यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1892। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपके यहाँ पर शहर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसका देश का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर पहला है दावोस, स्विट्जरलैंड में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है बार्सिलोना, ये स्पेन में है, ये भी सही है। तीसरा है ऑकलैंड, ऑकलैंड आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है, ये भी सही है। कैंडी ये आपका बांग्लादेश में नहीं पड़ता है। कैंडी कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है श्रीलंका में। कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में आपका पड़ता है कैंडी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला या फिर मोतीलाल नेहरू। तो 1916 में जब आपका लखनऊ अधिवेशन यहाँ पर चल रहा था तो उस समय जो है राजकुमार शुक्ला जी ने ये जो है आमंत्रण भेजा था गांधी जी को कि आप भी यहाँ पर चंपारण आंदोलन में आइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, तो कहाँ पर नहीं बनवाई है ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में या फिर इलाहाबाद में। तो कहाँ कहाँ बनवाई है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इनमें से जो है कहाँ नहीं बनवाई है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, इलाहाबाद में जो है इन्होंने नहीं बनवाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किशनगंगा एक सहायक नदी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन लिया गया है। किशनगंगा एक सहायक नदी है, किसकी है? रावी की, चेनाब की, झेलम की या फिर व्यास की। तो अगर बात करें किशनगंगा नदी की तो ये जो है झेलम नदी की एक सहायक नदी है। और अगर बात करें झेलम नदी पर कौन सी जो है परियोजना बनी है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तुलबुल परियोजना। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना जो है बनी है? तुलबुल परियोजना। तो ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो चरकुला नृत्य है ये किससे संबंधित है? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें चरकुला नृत्य की तो इसका संबंध है ब्रजभूमि से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभूमि इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। स्ट्राम्बोली को जो है यहाँ पर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? तो सिस्की द्वीप के उत्तर में जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में स्ट्राम्बोली को जो है जाना जाता है। और इसके क्रिएटर से जो है गर्म लावा और कई प्रकार की गैसें यहाँ पर हमेशा निकलती रहती हैं, जिसके कारण इसको जो है क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को यहाँ पर आंसर देना होगा। तो बताना है कि किस पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध? लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र, सामग्री की प्रकृति या उपर्युक्त सभी। तो ये जो है सभी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम तब लागू होता है जब पिंड स्थिर मुद्रा में होता है। बिल्कुल गलत। पिंड गति में होता है तो ये भी नहीं होगा। जब पिंड हवा में होता है या फिर जब पिंड या तो आराम की मुद्रा में हो या गति में हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है वो क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। तो ये होता है आपका न्यूटन का गति का तीसरा नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है, 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से सटी नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैप का ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है, क्योंकि मैप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और पिछले एग्ज़ाम में भी आपको देखा गया था कि कई सारे, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ हो या यूपी टेट का हुआ हो, तो उनमें भी यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं मैप से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बांग्लादेश से किसकी सीमा सटी नहीं है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर से जो है यहाँ पर सटी हुई नहीं है। और सटी हुई किन किन से है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मेघालय से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, और 2 राज्य और हैं, एक है आपका असम, इससे भी सटी हुई है, और एक है आपका पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि किन से जो है सीमा लगती है, तो ये आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फलों को जो है पकाने में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का जो है प्रयोग होता है? इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फलों का जो है पकना किस पादप हार्मोन के कारण होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑक्सिन, एथिलीन, जिब्रेलिन्स या फिर कैरेंस। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, सभी को पता होगा, एथिलीन के कारण ये होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य रक्त परिसंचरण के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी या फिर विटामिन ई। तो सामान्य रक्त परिसंचरण के लिए जो आवश्यक विटामिन होता है वो है विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, कितनी आबादी वाला शहर मेगा शहर कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना है कि कितनी आबादी वाला शहर मेगा शहर कहलाता है। तो अगर बात करें मेगा शहर की, तो 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला अगर शहर है ये आपका कहलाता है मेगा शहर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पूछा गया है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है? केरल का, असम का, सिक्किम का या फिर तमिलनाडु का? तो कामाख्या मंदिर जो है ये आपका पड़ता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कामाख्या मंदिर में जो पूजा होती है वो होती है योनि कुंड की। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, योनि कुंड की यहाँ पर पूजा होती है। और कामाख्या मंदिर पर ही अम्बुबाची का मेला लगता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि अम्बुबाची का मेला किस मंदिर में लगता है? तो ये लगता है कामाख्या देवी मंदिर में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।